दोस्तों फ़िलहाल हमारे साथ आज़मगढ़ नगर पालिका प्रत्याशी विक्की कुमार सोनकर जी हैं और हम बातचीत करेंगे इस समय आज़मगढ़ की जो व्यवस्थाएं हैं जो सही नहीं हैं उस पर बात करेंगे। पूरा आज़मगढ़ शहर या आज़मगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी इलाके आते हैं वो क्यों गांव से भी ज़्यादा गंदे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो आपसे थोड़ा सा एजुकेशन पे भी चर्चा होगी और इस समय तमाम मुद्दे जो देश में चल रहे हैं उन मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले आपसे करते हैं। आप नगर पालिका प्रत्याशी हैं आज़मगढ़ से, तो उसके अंतर्गत आने वाले अपना परिचय दें पूरा। देखिए, मेरा नाम विक्की सोनकर है और मैं आजमगढ़ के गुलामीपुरिया का निवासी हूँ। मेरी नॉर्मल जो शिक्षा हुई है, जो बेसिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, वो आजमगढ़ की में ही रह के हुई है। 10th और 12th मैंने यहीं से किया हुआ है और बचपन से मैंने कहीं ना कहीं ये देखा है नगर पालिका में कार्यों को जो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और हायर एजुकेशन के लिए मैं एमपी के ग्वालियर शहर से मैंने पूरी अपनी पढ़ाई किया है। और क्योंकि एक ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं टीचिंग लाइन में कंटिन्यू बिजी रहा हूँ। करीबन 7 से 8 साल मैं भारत के 3 से 4 स्टेटों में मैंने काम किया है। और जो वहाँ के हालात हैं, वहाँ जिस तरह से काम होते हैं, उनको देखता हूँ तो मुझे अपना शहर लगता है कि कहीं शायद उसमें हम बहुत अभी पिछड़े हुए हैं। तो यही सोच और यही कार्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी का एक दामन थामा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का जो सपना है और जो दिल्ली मॉडल पे जो उन्होंने जिस तरह से काम किया है, वैसा ही काम मैं अपने आजमगढ़ में नगरवासियों के लिए भी देखने की चाहता हूँ। आपको पता है कि आज़मगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं, प्राइमरी स्कूल, उनमें आज भी सही किताबें व्यवस्थित तरीके से पहुंची नहीं है, ये आपको पता है? यस, ये तो मुझे प्रतिदिन आज एक नई बात नहीं है। इसमें आने वाले कितने सालों में कितनी सरकारें गईं और कितनी सरकारें जो अभी भी फ़िलहाल जो काम कर रही हैं, बच्चों की जो बेसिक नीड होती है किताबें जो पढ़ने के लिए, वो भी अभी तक प्रॉपर तरीके से उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। नाम को हम मिड डे मील और बहुत सारे अलग अलग योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखा जाए तो जो फूड का जो इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भी भारत बहुत बड़े मार्जिन में, केवल मुझे लगता है एशिया में 2 ही 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें हम आगे, अदरवाइज हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी सोचने विचारने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात रहा कि केवल किताबों तक का, एक भी और सोशल मुद्दा है कि वहाँ बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। बच्चों के लिए शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए जगह, ऐसे मुद्दों को भी समाज में उठाने की ज़रूरत है। अच्छा, आप इस समय अगर हम बात करें तो हाल ही में तमाम चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाई गई है और सोचने की ये बात है कि ये जीएसटी अगर बढ़ाई जा रही है जनता के फ़ायदे के लिए, तो जनता के पास तो जेब में पैसे नहीं हैं, ऊपर से सरकार के जो प्रिय मित्र हैं वो देश के पूरी दुनिया के समय तीसरे नंबर पे आ गए हैं अमीरी में, और भारत कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कर्जे वाला देश माना जा चुका है इस समय। और आप इस बात को लेकर क्या कहेंगे कि एक तरफ जहां मित्र अमीर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का देश गरीब हो रहा है, इस पे आप किस नज़र से देखते हैं इन बातों को? देखिए, सरकार का जो एक दायित्व होता है जनता के प्रति, वो मुझे लगता है कि अभी जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से उसे चला नहीं पा रही है। क्योंकि सरकार को जो जनता टैक्स देती है, इस वजह से ही टैक्स देती है कि एक दिन वो पैसा किसी दूसरे माध्यम बनकर उनके जीवन को आसान बनाने की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उनको कम पैसे में, या फिर कह सकते हैं कि एक अच्छे मार्जिन पे जनता तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, जैसे कि सड़क की जो हालात होते हैं, अस्पताल है, शिक्षा है, इन सब चीज़ों पे ही सरकार को सबसे ज़्यादा मदद की आवश्यकता होती है, जो एक गरीब जनता जो जिसको चाहती है। क्योंकि देखिए, पॉवर्टी इंडेक्स में भी हमारा तकरीबन अभी भी जो 45% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे जी रही है। जो बेसिक नीड है, अगर सरकार उस पर भी अगर इस तरह की जीएसटी की अगर मार लाएगी, तो मुझे लगता है ये जनता के लिए एक ठीक नहीं बात है। उसको, सरकार को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, आपके टिकट को लेके बात करता हूँ थोड़ा सा, कि यदि जिस आज़मगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं, इस समय लड़ाई सपा और भाजपा की है, तो क्या आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो कि दिल्ली तक सीमित है, उनके कार्यों
उनके कार्य तो बिल्कुल दिल्ली तक ही सीमित है, तो क्या ऐसी पार्टी इधर आपको लगता है कि जनता लाने देगी? नहीं, ये तो मैं आपके सवाल से एकदम मतलब ताल्लुक़ नहीं रखूँगा इस तरह के, क्योंकि आपने कहा कि दिल्ली तक ही सीमित है। अब दिल्ली तक सीमित नहीं रही, पंजाब में हमने फतह ऑलरेडी कर लिया है। और अभी गुजरात की जो अभी रिपोर्ट आई है तो मोर देन 65% जो सर्वे हुआ है उसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और धीरे धीरे देखिए कि अभी जिस तरह से आम आदमी पार्टी दूसरे प्रदेशों, गोवा में गोवा में जो स्टेट पार्टी होता है उसको आम आदमी पार्टी को दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो ये करीबन 5वीं 6वीं स्टेट बनेगा जहां पे आम आदमी पार्टी हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और आजमगढ़ में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हाँ, मंजिल थोड़ा दूर है लेकिन हम उसे दौड़कर हासिल किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के लिए 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव किस नज़र से देखा जाता है? अपर अधिकारी जो भी हैं इसको किस नज़र से देखते हैं कि 2024 का इलेक्शन अब लगभग 18 महीनों में आ चुका है? देखिए, इसका एक ही जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि बाकी पार्टियां जाति धर्म, कौन अमीर कौन गरीब, कैसे वोट को लेना है, इस चीज़ पे ध्यान देंगी। हमारी पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत है कि भाई डेवलपमेंट, विकास, शिक्षा, मूलभूत सड़क, अस्पताल, इन मूलभूत सेवाओं को लेकर ही हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। और 24 तक मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूं कि 24 तक आते आते इन सारे क्षेत्रों में हम लोग इतना बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। सरकार के न होने के बावजूद, हम सरकार में न होने के बावजूद भी हम इतना बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे ताकि जनता हमें लाने पर मजबूर हो जाएगी। अच्छा, आपके इलाके से बात कर रहे हैं, नगर पालिका से, आजमगढ़ से, तो अभी जो लोग मैदान में हैं उनसे आपकी लड़ाई, आप मानते किससे हैं कि अब मेरी लड़ाई इससे है? नहीं, मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो कि संविधान द्वारा दिया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर का उम्र है वो उसे वोट देने का अधिकार, और जो एक नियम चुनाव पद्धति के तहत जो एज डिसाइड किया गया है उसके तहत हर आदमी को दिया गया कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या अपनी स्वेच्छा से या निर्दलीय से कहीं भी एक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। तो वो उसका अधिकार है। वो आदमी कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे एक महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, उसे चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। प्रतिद्वंदी मैं किसी को नहीं मानता हूँ। हाँ, बस हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो ऑलरेडी सत्ता में रहने के बावजूद भी काम अच्छे तरह से नहीं किए हैं। अब जनता वो चेहरा पहचान चुकी है। और क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जगह जगह जाके मोहल्ला क्लिनिक हम करा रहे हैं, सफाई अभियान हम करा रहे हैं, जागरूकता रैलियां निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों, महंगाई पे पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो जनता के नज़र में हम आ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं। हम स्लो नहीं हैं, हम तेज भाग रहे हैं। नगर पालिका एक हमारे लिए एक बस एक पड़ाव होगा जनता तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, और आगे हम और भी दूरी तय करने के विचार पर अग्रसर रहेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ, आपने कुछ समय पहले एजुकेशन की बात की थी, तो दिल्ली के स्कूलों में अगर हम जाएं तो हमको बेसिकली यही दिखता है कि अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ पे जब बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता जाते हैं तो वो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से हम तक आती है बात, वो देखते हैं कि कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं दीवारें उठ रही हैं, कहीं बुनियाद डाली जा रही है। तो फिर कौन सा स्कूल में ऐसा हो गया कि सक्सेस केजरीवाल जी को मिल गई है कि वो कहते हैं कि हमने भारत के सबसे बेहतरीन स्कूलों को बना दिया दिल्ली के? आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आपको वहाँ पे एक अच्छा जो माहौल में जो प्राइवेट स्कूल जो यहाँ चलाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, उससे अच्छी सुविधा और अच्छी फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगी। फिर भाजपा नेताओं को क्यों नहीं दिखती वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। वो सोशल मीडिया का एक माध्यम, एक गलत प्रचार लाने का एक माध्यम बना लिया उन्होंने। आजकल आपको ही पता है कि वीडियो एडिटिंग कितना आसान हो गया है। कोई भी आदमी अपना वीडियो एडिटिंग कहीं से कुछ भी कट पेस्ट करके उसको समाज में भ्रांति फैलाने के लिए डाला जाता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में शिक्षा को लेकर कुछ खासी मापदंड है, पूरी पढ़ाई अभी भी बाकी है। तो अब हमारे जनता जो अभी एजुकेटेड उस लेवल से शायद अभी हम लोग करने में सक्षम रहे हैं ताकि वो ऐसी चीज़ों को परखने में उनको आसानी हो।
पर फिर भी हम इस काम पे लगे हुए हैं। आप ग्राउंड लेवल पे खुद ही जाके देख लीजिए, किसी भी स्कूल में आप जाके खुद कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आर सिक्का और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। तो आप एक बार अगर कोई आपको ऐसा मैसेज मिलता है या फिर कोई पता मिलता है, एक बार पते पे जाके आप देखिए क्या वो रिपोर्ट सही है, क्या ये चीज़ जो सामने वाले ने कहा वो सही है, और फिर आप फैसला करिए। धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि आप प्रत्याशी, एज अ प्रत्याशी, आप अपने जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो भी आजमगढ़ की जनता है उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट, आवाज़ आ रहा। देखिए, आजमगढ़ के जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक लंबा दौर राजनीति का आजमगढ़ ने देखा है, और कई सरकारें अलग अलग यहाँ पे आई हैं काम करने के लिए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। और मैं कहूँगा कि कई सारे लोगों ने अपनी उम्र गंवा दी किसी राजनीतिक पहलू में अपनी पैठ बनाने के लिए, लेकिन एक ऊपर से एक आदमी आता है सूटकेस लेकर, या फिर किसी का बेटा आता है और उस गद्दी पे बैठ जाता है, और कार्यकर्ता हमेशा केवल पूरी जिंदगी तक कार्यकर्ता ही रहता है। अब समय आ गया है कि आजमगढ़ की जनता ये तय करे कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। इस बार जो बटन दबाएंगे उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो दर्द हमने सहा है अपनी ज़िंदगी में, वो हम अपने बच्चों को नहीं होने देंगे। चाहे हमें अब सूखी रोटी ही क्यों ना खाना पड़े, हम अपने बच्चों को, जो आने वाली सरकारें हैं उसमें एक ऐसी सरकार देके जाएं जो हमारी नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया सर। और हमारी बात लगभग अब ख़त्म होती है, लेकिन उससे पहले हम बताते चलें कि हम आजमगढ़ के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। यदि आपको भी हमारी रिपोर्ट पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।